नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज में। राजधानी लाइव के खास बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे शराब कांड की। चंडीगढ़, सोनीपत, पानीपत और फरीदाबाद समेत कई जिलों में जहरीली शराब से 50 से ज्यादा मौत और अवैध शराब की तस्करी का मामला एक बार फिर से गर्मा गया है। इस मामले की जांच के लिए आईपीएस श्रीकांत जाधव की अध्यक्षता में 8 नवंबर 2020 को एसआईटी बनाई गई थी और अब एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट गृह सचिव राजीव अरोड़ा को सौंप दी है। तो वहीं इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद गृह मंत्री अनिल विज भी आपको सौंपी जाएगी। इसके बाद विपक्ष ने सरकार को एक बार फिर से अब इस मामले पर घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता किरण चौधरी की बात करें तो उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए ये कहा है कि हरियाणा में गठबंधन सरकार पूरी तरह से घोटालेबाज सरकार साबित हुई है। उन्होंने कहा कि जहरीली शराब मौत मामले में सरकार ने जो एसआईटी गठित की थी उसकी रिपोर्ट में साफ हुआ है कि अवैध शराब का कारोबार जोर शोर से चल रहा है। इस मामले में सरकार कम से कम ये जवाब दे, इसका जिम्मेदार कौन है। वहीं शराब घोटाले को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ने भी सरकार पर हमला बोलते हुए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से अपने पद से इस्तीफा देने की मांग की है। तो आपको बता दें, जहरीली शराब से 50 से अधिक मौत का यह पूरा मामला, जिस मामले में विपक्ष अब सरकार पर हमलावर हो गया है। और अभिषेक हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। अभिषेक, जहरीली शराब कांड का मामला काफी दिनों से चल रहा है और अब विपक्ष भी सरकार को घेर रहा है। क्या सरकार की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया आई है? जी बिल्कुल, देखिए ये अक्टूबर जो है सोनीपत और पानीपत और फरीदाबाद जिले, 3 जिलों में जो अक्टूबर और नवंबर में जहरीली शराब से जो है लगभग 50 लोगों की मृत्यु हो गई थी। और ये लॉकडाउन के समय की बात है जब जहरीली शराब का सेवन करने से 50 जो लोग हैं उन्होंने अपनी जान गंवा दी थी। तो उसके बाद ये जो मामला है काफी हाईलाइट हुआ और उसके बाद जो है गृह मंत्री अनिल विज ने जो है इसके पूरे प्रकरण की जांच करवाने के लिए एसआईटी जो गठित की थी, जो कि आईपीएस जो अधिकारी है श्रीकांत जाधव, 8 नवंबर को एक एसआईटी गठित करके इस पूरे मामले की जांच करवाने की उनकी ओर से बात की गई थी। और ये अब जो ये जांच पूरी हो चुकी है और जो आईपीएस अधिकारी है उन्होंने जो प्रदेश के जो होम सेक्रेटरी है राजीव अरोड़ा, उनको अपनी रिपोर्ट सौंप दी है जो लगभग 270 पेजों की बताई गई है। जानकारी के अनुसार इसमें कई अधिकारियों की जिक्र किया गया है जिसमें खामियां पाई गई और उन अधिकारियों के खिलाफ जो है गाज गिरने की बात सामने आ रही है। और इसमें जो अवैध शराब इस तरह की भी जिक्र किया गया है इस जो रिपोर्ट में कि जो हरियाणा से जो अवैध शराब दूसरे राज्यों में भी सप्लाई होती है और इस तरह की शराब से जुड़ी और कई अनियमितताएं जो है उसका जिक्र किया गया है। और वो जो एसआईटी की जो रिपोर्ट है वो राजीव अरोड़ा जो होम सेक्रेटरी हरियाणा है उनको सौंप दी गई और कुछ ही दिनों में जो है गृह मंत्री जो अनिल विज है उनको ये रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। उसके बाद जो है इस पर कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। जी, जांच रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? उनमें किन किन अधिकारियों का नाम शामिल हो सकता है? देखिए ये अधिकारियों का भी नाम सामने नहीं आ सका है, लेकिन हाँ एक्साइज डिपार्टमेंट और जो पुलिस की से जुड़े अधिकारियों का इसमें जैसे जानकारी मिल रही है कि उन विभाग, पुलिस विभाग और एक्साइज जो विभाग है उससे जुड़े अधिकारियों का इसमें नाम सामने आ सकता है। और जैसे ही ये रिपोर्ट गृह मंत्री अनिल विज के पास आएगी तो उसके बाद जो है अमल में लाई जाएगी, क्योंकि ये जो पूरा प्रकरण है ये विपक्ष के भी निशाने पर है और लंबे समय तक विपक्ष को इसमें सरकार को घेरता और सबसे ज्यादा डिप्टी सीएम जो दुष्यंत चौटाला है उनको ज्यादा विपक्ष के निशाने में रहे, क्योंकि उनके पास एक्साइज और टैक्सेशन का विभाग है और इसी के चलते उनके विपक्ष हमें लगातार उन पर हमलावर होता रहा। और वही जब अब एसआईटी की जो रिपोर्ट है उसमें जानकारी मिली कि कई अधिकारी का इसमें फेल्योर या संलिप्तता पाई गई है, तो इसलिए जो राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला उन्होंने डिप्टी सीएम का इस्तीफा तक की मांग की है। जी, तो डिप्टी सीएम से इस्तीफे की मांग कर ही रहे हैं। वहीं आपको बता दें एसआईटी का गठन तो कर दिया गया है, अब मामले में खुलासा भी होगा तो तमाम अधिकारियों पर गाज तो गिर सकती है। वहीं विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष तमाम मुद्दों को भुनाने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व बचाने का प्रयास। हालांकि मुद्दे उठाना विपक्ष का काम है, लेकिन जब मामले में कार्रवाई सरकार की ओर से की जा रही है उसके बाद इस तरीके से इस्तीफे की मांग करना। जी बिल्कुल, देखिए उनका साफ तौर पर विपक्ष का जो ये कहना है कि इसमें
जो अधिकारियों से अभी पूछताछ नहीं हुई है, बगैर पूछताछ के कार्रवाई असंभव है, इस तरह के जो आरोप हैं विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं, उनकी ओर से ये भी कहा जा रहा है कि इसका जो हाई कोर्ट की देखरेख में ये पूरा मामले की जांच होनी चाहिए थी, अधिकारी लेवल पर ये जांच नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि इसमें कार्रवाई अगर हाई कोर्ट के जो संज्ञान में मामला लाया जाता और उसकी देखरेख में इस तरह की अगर कार्रवाई जांच होती तो उसमें और भी बड़ा घोटाला हो सकता है, क्योंकि छोटे कर्मचारियों को ही कार्रवाई कर छोड़ दिया जाता है, जो बड़ी मछलियां या जो बड़े जो अधिकारी हैं उनको बचा लिया जाता है। और इस तरह का जो है विपक्ष का आरोप है, इसी को लेकर उन्होंने ये कहा है कि हाई कोर्ट की देखरेख में ये जांच होनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा मामला है और बिना जो सफेदपोश के जो संरक्षण के ये जो अधिकारी है, ये इस तरह की जो अंजाम नहीं दे सकते। इस तरह जो शराब घोटाला या फिर कहे इस तरह की जो बड़ा जो घोटाला होता है उसमें जब तक कोई नेता इन्वॉल्व ना हो, जब तक अधिकारी ये इस तरह के जो घोटाले हैं वो नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, विपक्ष लगातार हमलावर है। वहीं सरकार की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है इस हाईकोर्ट वाले बयान पर कि हाईकोर्ट में होना चाहिए मामला, क्योंकि 50 से अधिक लोगों की मौत हुई है और ऐसा नहीं है कि पहले इस तरीके के मामले नहीं आए, पहले भी जहरीली शराब के कारण तमाम मौतें सामने आई है। उसके बाद सरकार का इस तरीके का रवैया, क्या सरकार को और चौकसी बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अधिकारियों की संलिप्तता तो इस मामले में जरूरी है, वरना इतने बड़े पैमाने पर इतने लोगों की मौत और इस तरीके से अवैध व्यापार हो ही नहीं सकता। जी बिल्कुल, देखिए जब ये मामला जब उजागर हुआ था और तो उसके बाद जब सरकार से कहे या गृह मंत्री अनिल विज से जब सवाल किया गया तो उन्होंने तुरंत जो है इसकी जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी थी और उन्होंने ये कहा था कि कोई भी अधिकारी या कोई भी कर्मचारी अगर इसमें जिसकी संलिप्तता पाई जाएगी या जिसका दोष इसमें पाया जाएगा उसको किसी भी तरह बख्शा नहीं जाएगा और सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ अमल में लाई जाएगी। तो उसी लिए उन्होंने जो है आईपीएस अधिकारी के देखरेख में ये एसआईटी गठित की थी और उन्होंने कहा कि ये एसआईटी जो है ये पूरा निचोड़ निकालेगी कहां पर कमी थी और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। तो इस तरह अब जब ये कमेटी की रिपोर्ट सौंपी गई है राजीव अरोड़ा जो गृह सचिव है हरियाणा के, अब जब अनिल विज के पास जब हम गृह मंत्री अनिल विज के पास ये रिपोर्ट जब आएगी सामने तो जो जो अधिकारियों का जो नाम सामने आएगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और हमारे द्वारा उनसे जो गृह मंत्री है अनिल विज, उनसे जब बात की गई कल इसमें कि रिपोर्ट कब तक आपके पास आएगी, तो उन्होंने कहा 270 पेज की ये रिपोर्ट है और इसको पढ़ने के बाद होम सेक्रेटरी रिपोर्ट सौंपेंगे और इसमें जो पूरे जो कमियां हैं वो इस बारे में अवगत करवाएंगे। तो अब जल्द ही उनके सामने ये रिपोर्ट पेश की जा सकती है और उसके बाद जो जो अधिकारी इसमें या कर्मचारी इसमें शामिल होंगे तो उनका नाम उजागर करते हुए उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखना यह है कि किन अधिकारियों के नाम आते हैं और उन पर कड़ी कार्रवाई हो पाती है या नहीं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ज्यादा जानकारी देने के लिए। लोकसभा में किसान आंदोलन के चलते जमकर हंगामा हुआ। वहीं केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने एक सवाल के जवाब पर लोकसभा में कहा कि प्रदर्शन के दौरान किसानों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, साथ ही हिंसा भड़काने की भी कोशिश की गई। ट्रैक्टर रैली के दौरान जबरन पुलिस बैरिकेड्स को पार करने की कोशिश की गई। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को भी उनकी ड्यूटी करने से रोका गया। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों पर दिल्ली पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल की घटना का केंद्र सरकार ने बचाव किया। सदन में किसान आंदोलन को लेकर किए गए सवाल पर गृह मंत्रालय ने कहा कि दिल्ली पुलिस के पास इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं था। तो संसद में सरकार ने जवाब दिया। उनसे सवाल पूछा गया कि आखिर किसानों पर आंसू गैस का इस्तेमाल क्यों, लाठीचार्ज क्यों की गई, उसके बारे में जवाब देते हुए यह कहा गया कि पुलिस के पास कोई और विकल्प नहीं था जिसके चलते उन्हें किसानों पर लाठीचार्ज करना पड़ा। यह जवाब मंत्री ने दिया है लोकसभा में। तो आपको बता दें, गृह मंत्रालय ने कहा कि दिल्ली पुलिस के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। किसानों का आंदोलन जारी है लगातार और किसानों के ऊपर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले का प्रयोग किया जा रहा है। जब भी आंदोलन उग्र होने का प्रयास करता है या फिर स्टार्टिंग की बात करें, जब शुरुआत में किसान आंदोलन शुरू हुआ था, जब किसानों के जत्थे दिल्ली पहुंच रहे थे लगातार, उस दौरान जो सरकार की ओर से किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए,
जब किसान शांतिपूर्ण आंदोलन करना चाहते थे, उस दौरान सरकार का इस प्रकार का कदम, जिस पर यह जवाब साफ तौर पर दिया गया है कि पुलिस के पास कोई और विकल्प नहीं था। तो आपको बता दें, किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। ऐसे में किसान आंदोलन के बीच किसानों और पुलिस की झड़प भी बहुत बार हुई, जहां पर पुलिस की ओर से लाठियां भांजी गई, आंसू गैस का प्रयोग किया गया किसानों पर। वहीं इस बात का जवाब अब गृह मंत्रालय ने दिया है कि पुलिस के पास कोई और विकल्प नहीं था, जिसके चलते उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। लोकसभा में किसान आंदोलन के चलते जमकर हंगामा हुआ। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने सवाल के जवाब में ये कहा कि लोकसभा में कहा गया, प्रदर्शन के दौरान किसानों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और हिंसा भड़काने की कोशिश की। यहां पर दिल्ली हिंसा की बातचीत की जा रही थी। जब दिल्ली में हिंसा हुई ट्रैक्टर रैली के दौरान, उस दौरान जब सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, हिंसा भड़काने की कोशिश की गई, ट्रैक्टर रैली के दौरान जबरन पुलिस बैरिकेड्स को पार करने की कोशिश की गई और ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को उनकी ड्यूटी करने से रोका गया। इसके जवाब देते हुए मंत्री ने बताया कि पुलिस के पास कोई विकल्प नहीं था। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों पर दिल्ली पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया और केंद्र सरकार ने इस घटना से अपना बचाव करते हुए कहा कि सदन में किसान आंदोलन को लेकर गृह मंत्रालय ने कहा कि दिल्ली पुलिस के पास इसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं था। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार तो यहां पर साफ कह रही है कि पुलिस के पास कोई विकल्प ही नहीं था, जिसके चलते उन्होंने किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया। वहीं किसान जो है वो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, तो जब शुरुआत हुई थी आंदोलन की, उस दौरान भी तो लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया गया था, उसके बारे में तो कोई बातचीत नहीं हुई है। फिलहाल यहाँ पर सदन में सरकार बचती नजर आ रही है, साफ तौर पर यह कहते हुए कि पुलिस के पास कोई विकल्प नहीं था। और क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, जिस तरीके से विपक्ष लगातार सदन के अंदर हंगामा मचा रहा है और कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश की रही है, वहीं सरकार ने अपने बचाव में ये भी कहा कि दिल्ली पुलिस के पास कोई विकल्प नहीं था। यानी सीधे सीधे कहे तो गृह मंत्रालय की तरफ से जो कह सकते हैं कि जो पुलिस का बचाव करने की कोशिश की गई, क्योंकि पुलिस के ऊपर जिस तरीके से आरोप लग रहा था कि पुलिस ने जबरन लाठीचार्ज किया था, आंसू गैस छोड़े गए थे, यहाँ तक कि किसानों को पीटा भी गया था। मगर जिस तरीके से ये सारी प्रक्रिया की गई थी तो उल्टा पुलिस के ऊपर सवालिया निशान था। मगर जिस तरीके से अब पुलिस के बचाव में गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि जो मंत्री है उन्होंने कहा गया कि जिस तरीके से पुलिस ने कहीं ना कहीं अपने बचाव में इस तरीके का किया है, क्योंकि जिस तरीके से किसान जब बैरिकेड तोड़ के और अलग रास्तों पर जाएंगे और कहीं ना कहीं जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया है, क्योंकि कोविड के चलते भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना था, और यहाँ तक कि जो उनकी ट्रैक्टर रैली थी और जिसको रणनीति बनाई गई थी कि कहां से निकलना है, किस रास्ते पर जाना है, मगर उन्होंने अपने ही तरीके से रास्ता बदल दिया और कहीं ना कहीं दिल्ली की सीमाओं पर अंदर जाने लगे। और कहीं ना कहीं पुलिस के पास जब कोई विकल्प नहीं रहा तो कहीं ना कहीं उनको हल्का बल का प्रयोग करना पड़ा। मगर जिस तरीके से बात करें टीयर गैस की, तो टीयर गैस भी छोड़े गए थे पुलिस द्वारा और कहीं ना कहीं लाठीचार्ज भी किया गया था। मगर कहीं ना कहीं किसानों की द्वारा भी लाठीचार्ज का जो जवाब था वो लाठीचार्ज से ही दिया था और कहीं ना कहीं पुलिस कर्मी भी इसके अंदर घायल हुए थे। मगर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं जो सरकार जो बचाव करती हुई पुलिस का नजर आई, तो वो साफ जाहिर है कि पुलिस की मंशा क्या है और किस तरीके की पुलिस कार्रवाई कर रही थी, और शायद पुलिस जो है वो केंद्र सरकार के इशारे पर ही काम कर रही थी। जी राजीव, सदन में विपक्ष ने और किन किन मुद्दों पर घेरने का प्रयास किया सरकार को? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष बिल्कुल लगातार घेरने की कोशिश कर रहा सरकार को, और कहीं ना कहीं एक ही चीज खास तौर पर की जा रही है, जो कृषि कानून को लेकर जो किसान बैठे हुए लगभग कह सकते हैं इसके अंदर लगभग 90 से करीब जो किसानों की मौत हो चुकी है। इसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ जो 26 जनवरी की परेड की जा रही ट्रैक्टर रैली थी उसके अंदर कुछ गायब भी है। तो कहीं ना कहीं हर तरीके से कहा जा रहा है कि सरकार किसानों के बारे में सोचे, और लगभग कह सकते हैं 65 दिन हो चुके हैं, 65 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं सरकार जो है वो कृषि कानून को वापस नहीं ले रही है और किसान जो है वो परेशान है। अगर किसान इसी तरीके से सड़कों पर बैठा रहेगा तो अनाज कहाँ से आएगा, फसलें कहाँ से आएंगी और किस तरीके की प्रक्रिया होगी। मगर कहीं ना कहीं जो विपक्ष बिल्कुल किसानों के मुद्दे उठाते नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश भी की गई। मगर जिस तरीके से विपक्ष सरकार ने जो कहीं ना कहीं विपक्ष का जवाब देते हुए पुलिस का बचाव किया,
रास्ता नहीं था और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने जो बल प्रयोग किया वो कहीं ना कहीं हल्का बल प्रयोग था और कहीं ना कहीं पुलिस को कहीं ना कहीं किसानों को रोकने के लिए किया गया था, क्योंकि जिस तरीके से किसानों की तरफ से कहा गया कि किसानों ने कहीं ना कहीं रास्ता भटके हैं, मगर जिस तरीके से पुलिस ने कहा कि बैरिकेड तोड़े हैं, कह सकते हैं कई जगह तक किलोमीटर तक गए हैं, यहाँ तक कि पुलिस को रोकने की भी कोशिश की गई ट्रैक्टर द्वारा, यहाँ तक कि लाल किले के अंदर चले गए, तोड़ फोड़ की गई, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान किया गया, वो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत थी और पुलिस ने कहीं ना कहीं रोकने के लिए उनको बल प्रयोग करना पड़ा और कहीं ना कहीं जो बल प्रयोग हुआ उससे कहीं ना कहीं छोटी मोटी चोट जरूर आई, मगर कहीं ना कहीं साफ जाहिर होता है सरकार की मंशा क्या है और सरकार पुलिस का बचाव क्यों कर रही है। जी बिल्कुल राजीव, दिल्ली हिंसा में लाल किले हिंसा की बात करें, उस दौरान जो हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ। अराजक तत्वों ने जिस भी वारदात को अंजाम दिया उसमें पुलिस वाले भी घायल हुए, जो कि सरासर गलत है। वो तो अराजक तत्वों ने किया, उस दौरान लाठीचार्ज या पुलिस की ओर से कोई एक्शन समझ में आता है, लेकिन जब ट्रैक्टर रैली की इजाजत दे दी गई थी और अगर किसान रूट समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि देर रात रूट दिया सरकार की ओर से, तो किसानों को अगर समझ नहीं आ रहा था, उस दौरान इस प्रकार से लाठियां भाजना वो कहां तक ठीक था? देखिए, एक चीज यहाँ पे समझनी होगी, किसानों की तरफ से भी गलती हुई थी, गलती उनको माननी पड़ेगी। उनकी गलती ये थी, सिर्फ जो ट्रैक्टर रैली निकाली जाती है, जब भी कभी भी ऐसी तरीके की परेड निकाली जाएगी कि जुलूस निकाला जाता है, तो साहब एक आगे एक मुखिया चलता है जिसको रास्ता पता होता है और किस तरीके से उसे रास्ता निकालना है, यानी उसके पीछे पीछे सारा लश्कर चलता है। यहाँ पर यही गलती नजर आई थी, क्योंकि जिस तरीके से रास्ता उनको भटका और कहीं ना कहीं जो आगे मुखिया होना चाहिए था, यानी कि जो जिसको रास्ता पता था वो आगे नहीं था बल्कि पीछे था, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक के बाद एक चलते चले गए, रास्ता भटकते चले गए, तो कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर हुई है। मगर जिस तरीके से पुलिस ने भी उनको रोकने की कोशिश की थी, पहले बैरिकेटर लगाए हुए थे, मगर बैरिकेटर वो जहां से लगाने चाहिए थे वहां से बल्कि कुछ दूरी पर लगाए थे, क्योंकि जिस फ्लाईओवर पर उनको नहीं चढ़ना था वो उसी पे चढ़ गए गलती से, क्योंकि उस पर बैरिकेटर नहीं थे, रास्ता बंद नहीं था। इनको समझ में नहीं आया कि इस रास्ते पे जाना है या नहीं जाना है, बल्कि फ्लाईओवर के नीचे से जाना था, बल्कि वो फ्लाईओवर के ऊपर से चले गए और जहां से कुछ दूरी पर जाने के बाद में उनको रास्ता बंद मिला। और जब रास्ता बंद मिला तो कहीं ना कहीं उन्होंने सोचा कि पुलिस हमें जबरन रोक रही है और इसीलिए उन्होंने बैरिकेटर तोड़ना शुरू कर दिया। मगर जिस तरीके से पुलिस ने भी उनको समझाने की कोशिश करी, रोके आप, यहाँ आपका रास्ता नहीं है, मगर कहीं ना कहीं जो कंफ्यूजिंग हुई है, यानी कि दोनों तरफ से कंफ्यूजिंग थी, पुलिस की तरफ से भी और किसानों की तरफ से भी, वो कंफ्यूजिंग कहीं ना कहीं बड़े हिंसा को अंजाम देती नजर आई। जिस तरीके से लाल किले के अंदर जो घुसे तोड़फोड़ की गई किसानों के द्वारा, उसके लिए पुलिस बल ने जरूर कह सके बल प्रयोग किया था थोड़ा बहुत, मगर जिस तरीके से बल प्रयोग करना था तो वो किसानों की मद्देनजर रखते हुए किया गया था। और जिस तरीके से किसानों को रोकना चाहिए था, तो कहीं ना कहीं वो किसानों को बल प्रयोग जरूर करना पड़ा, पुलिस को भी बल प्रयोग करना पड़ा, किसानों को भी बल प्रयोग करना पड़ा। मगर जिस तरीके से सरकार जो है पुलिस का बचाव कर रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस सरकार के इशारे पर काम कर रही थी और सरकार कहीं ना कहीं इसी रणनीति को अंजाम देने की कोशिश कर रही थी कि किसानों का रास्ता जो है वो भटके और कहीं ना कहीं उनको पर आरोप लगाया जाए कि किसान नहीं है, या किसान की आड़ में कुछ और लोग हैं, शरारती तत्व है, और कहीं ना कहीं इस आंदोलन को भटकाने की कोशिश की गई थी। और इसीलिए अभी भी जो गाजीपुर बॉर्डर को पर जो सीमाएं बनाई हुई है, यानी 12 लेयर की जो सीमा बनाई हुई है, वो कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा करता है कि पुलिस बल अब दोबारा से कोई परमिशन नहीं देगी। जिस तरीके से किसानों की तरफ से कहा गया 6 फरवरी को वो चक्का जाम करेंगे और पूरे देश के अंदर करेंगे, मगर देखना होगा क्या किसान इस कह सकते लेयर को पार कर पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से कीलों का बिल्कुल रोड बनाया हुआ है, यहाँ तक कि तारों का भी लेयर बनाया हुआ है, बैरिकेटर लगाए हुए हैं, हर तरीके से कोशिश की गई है कि किसानों को बाहर ना निकलने दिया जाए, मगर देखना होगा क्या 6 फरवरी को किसान बाहर निकल पाएगा। जी बिल्कुल, लाठीचार्ज की बात करें तो जिस प्रकार से आप कह रहे हैं, उस दौरान मान लिया कि तालमेल की कमी थी, लेकिन जब आंदोलन की शुरुआत हुई थी उस दौरान हमने देखा था, आपने भी तस्वीरें कैप्चर की थी कि किस प्रकार से पुलिस की ओर से बल का प्रयोग किया गया था, लाठीचार्ज, पानी की बौछार इतनी ठंड में, आंसू गैस के गोले, उस दौरान तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी सरकार ने किसानों को रोकने के लिए, और किसान तो शांतिपूर्ण आंदोलन करने जा रहे थे ना। क्या उस पर कोई जवाब सरकार की ओर से सदन में बातचीत हुई हो? जिस तरीके से बात करें जो पहले हुआ था उसके लिए भी कहीं ना कहीं पुलिस ही जिम्मेदार थी, क्योंकि जिस तरीके से किया गया ठंड के अंदर और कहीं ना कहीं किसानों को रोका गया था, यहाँ तक कि लाठीचार्ज भी किया गया था। और हमने हरियाणा के अंदर भी देखा था यह कि यहाँ तक कि जो पंजाब से किसान चले थे वो आंदोलन तक पहुंचे, इसीलिए को रोकने के लिए भी पुलिस ने इस तरीके के बल प्रयोग किए थे। मगर उस टाइम पर भी कहीं ना कहीं सरकार जो हरियाणा सरकार थी उन्होंने पुलिस का बचाव किया गया कि किसानों को प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की जो रणनीति बनाई हुई सरकार ने, वो कहीं ना कहीं साफ जाहिर होती है कि किसान
सरकार जो है वो किसानों का फेवर नहीं बल्कि वो विरोध कर रही है और सीधा सीधा पुलिस को आगे करने की कोशिश करी जा रही है। मगर जिस तरीके से कहा गया कि जो दिसंबर तक की यानी कि जो केस दर्ज हुए थे, यानी कि हरियाणा के अंदर देखा था या फिर दिल्ली की सीमाओं पर देखा था, तो हरियाणा के अंदर भी और कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर जो सीमाओं पर देखने को मिला वो यही था कि पुलिस ने हर जगह पर किसानों को रोकने की कोशिश की गई थी सरकार के इशारे पर ही, और सरकार बार बार कोशिश कर रही थी इस आंदोलन को खत्म करने की। मगर जिस तरीके से 2020 तक यानी दिसंबर तक सिर्फ 39 जो FIR दर्ज हुई थी यानी केस दर्ज हुए थे, और उसके बाद जो 26 जनवरी की परेड यानी ट्रैक्टर रैली थी उसके अंदर भी लगातार केस दर्ज हुए, यहाँ तक केस भी दर्ज हुए, यहाँ तक जिन लोगों की किसानों की पिटाई भी हुई, यहाँ तक चोटें भी आई, पुलिस को भी चोट आई और किसानों को भी चोट आई। मगर लगातार कहीं ना कहीं साफ जाहिर हो रहा है सरकार की मंशा क्या है। सरकार की मंशा सिर्फ इतनी है, कृषि कानून को वापस नहीं लेना है किसी भी सूरत में। जी, हरियाणा में तो रातों रात किसान नेताओं को उठवा लिया गया था ताकि वो आंदोलन में शामिल ना हो सके, लोगों को ले जा ना सके। तो ये किस प्रकार का रवैया था सरकार का? किसानों को शांतिपूर्ण आंदोलन करने से भी रोक रही थी सरकार। देखिए, एक चीज तो यहाँ पर समझनी होगी क्योंकि जिस तरीके से किसानों ने भी जबरन अभी तक जो दिल्ली की सीमाओं को रोका हुआ है उसकी अनुमति उनके पास अभी तक नहीं है। मगर बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार की या फिर दिल्ली पुलिस की या फिर केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार ने भी कहीं ना कहीं संत निरंकारी जो ग्राउंड देने की कोशिश की गई थी, क्योंकि उनको भी पता था कितनी बड़ी संख्या के अंदर किसान है और कहाँ पर उनको रखा जा सकता है। मगर जंतर मंतर की जो उनकी डिमांड थी या रामलीला मैदान की जो उनकी डिमांड थी वो पूरी होती नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि जिस तरीके से किसानों की जो हुजूम है अभी भी बढ़ा हुआ है और कहीं ना कहीं वो इतनी लाखों की तादाद के अंदर है जो जहां पर एक जगह पर मुमकिन नहीं है। मगर चाहे निरंकारी ग्राउंड हो या फिर कहे कि हम लाल किले की बात करें या फिर रामलीला मैदान की बात करें या फिर कहे हम जंतर मंतर की, तो कहीं ना कहीं पुलिस व्यवस्था को जरूर कोशिश की गई थी कि किसानों को रोका जाए। मगर जिस तरीके से केस दर्ज हुए तो उससे साफ जाहिर है कि केस दर्ज इसीलिए किए गए हैं कि किसानों को जो आंदोलन है उसे तोड़ा जा सके और उनको खत्म किया जा सके। मगर सरकार और किसानों के बीच में अभी भी बातचीत का दौर स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि 12वें दौर की बातचीत जो होनी थी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम एक फोन कॉल की दूरी पे हैं, मगर किसानों की तरफ से वो पहल नहीं की गई और ना ही प्रधानमंत्री सरकार केंद्र सरकार की तरफ से ना ही प्रधानमंत्री की तरफ से। तो मगर अभी भी 12वें दौर की जो बातचीत होनी चाहिए थी वो अभी भी बीच में रुकी हुई है। और जिस तरीके से सरकार ने कहा कि हम एक फोन कॉल की दूरी पे हैं, मगर किसानों को जो प्रस्ताव दिया गया है उस पर दोबारा से विचार किया जाए। मगर किसानों की तरफ से भी साफ है अभी तक कि किसान वो बीच का रास्ता नहीं चाहते हैं और सीधा सीधा कृषि कानून को वापस कराना चाहते हैं। इसीलिए सदन के अंदर भी जो विपक्ष है वो लगातार हमला कर रहा है सरकार के ऊपर, मगर सरकार कहीं ना कहीं अपना भी बचाव कर रही है और पुलिस का भी। जी राजीव, सबसे बड़ा सवाल तो यही है, किसान कह रहे हैं कि वो भी बातचीत करना चाहते हैं, सरकार कह रही है कि हम तो एक फोन कॉल की दूरी पर हैं, जबकि अभी तक दोनों में बातचीत हो नहीं पा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार चाहती है किसान पहल करे और किसान चाहते हैं कि सरकार उनके पास आए बातचीत करने के लिए। देखिए, बिल्कुल सही। यहाँ पर ये दुविधा जरूर है, क्योंकि सरकार चाहती है कि किसान पहल करे और किसान चाहते हैं सरकार पहल करे, मगर दोनों में से पहल कोई नहीं कर रहा है और साफ साफ एक दूसरे के ऊपर कहा जा रहा है कि वो पहल करे और वो पहल करे, मगर दोनों में से पहल किसी की नजर नहीं आ रही है। और इसी के लिए कहीं ना कहीं जो प्रस्ताव दिया गया था, शायद वो कुछ दिनों के बाद शायद वो प्रस्ताव भी खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से सरकार चाहती है कि किसान पहल करे और किसानों की जरूरत है और किसान सरकार के पास आए, मगर किसानों ने ये भी साफ कर दिया है कि सरकार की जरूरत है कि किसानों को मनाना, मगर वो मना नहीं पा रहे हैं। इसीलिए बीच में दो बात दुविधा जो बनी हुई है वो रुकी पड़ी है और इसीलिए कहीं ना कहीं जो 12वें दौर की जो बैठक होनी चाहिए थी वो अभी तक साफ नहीं हो पाई है, क्योंकि 12वें दौर की बैठक के लिए दोनों ही पक्ष तैयार है, मगर दोनों ही पक्षों में से पहल कोई नहीं कर रहा है। और जब तक पहल नहीं होगी तो कहीं ना कहीं बातचीत का समाधान भी नहीं करना है। और मगर जिस तरीके से किसानों की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि सरकार को पता है कि अगर 12वें दौर के लिए अगर किसान पहल कर भी देते हैं, फोन कॉल कर भी देते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका सिर्फ वही सवाल होगा जिसका वो जवाब देना नहीं चाहते हैं। सीधे सीधे कहे तो कृषि कानून को रद्द कराना चाहते हैं और सरकार कृषि कानून को रद्द करेगी नहीं, तो कहीं ना कहीं जो प्रस्ताव। इसी बीच एक राकेश टिकैत का बयान सामने आ रहा है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अक्टूबर तक चलेगा ये धरना। तो पहले से उन्हें पता है अक्टूबर तक चलेगा या फिर वो भी किसी के इशारे पे काम कर रहे हैं? क्योंकि सवाल तो यहाँ पर बनता है कि अक्टूबर तक चलेगा, इसका क्या मतलब है? देखिए, बिल्कुल इस तरीके से राकेश टिकैत ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि अक्टूबर तक चलेगा, यानी कि सीधा सीधा कहे तो ये पूरा आंदोलन ये लंबी सोची समझी साजिश है और कहीं ना कहीं इसको लंबे रणनीति पर उतारा गया है। क्योंकि जिस तरीके से कहा गया है कि सरकार जब तक कृषि कानून वापस नहीं आएगी वो पीछे नहीं हटेंगे, मगर जब उस टाइम पे इन्होंने महीने डेट डिसाइड नहीं की जा रही है, अब जब अक्टूबर तक का नाम लिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं साफ हो रहा है कि लंबी रणनीति बनाई हुई है किसानों की तरफ से भी। और वो जिस तरीके से पहले कह रहे थे
कि हम 1 साल का अनाज लेके आए हैं, राशन लेके आए हैं, ताकि हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मगर जिस तरीके से सरकार की तरफ से भी बार बार किसानों को दिक्कत दी जा रही है, यहाँ तक कि उनके बिजली के बिल बढ़े हुए आ रहे हैं, उनके गाँव के खेतियों के, यहाँ तक कि और बात करें जिस तरीके से दिल्ली की गाजीपुर बॉर्डर की बात करें या फिर और जगहों की बात करें या सिंधु बॉर्डर की बात करें, जिस तरीके से उनकी बिजली सप्लाई काटी जा रही है, पानी की सप्लाई रोकी जा रही है, उनको सिर्फ सरकार परेशान करना चाहती है ताकि वो परेशान हो और परेशान होकर अपना आंदोलन खत्म करें। और वो जो सरकार चाहती है यानी कृषि कानून को उसी तरीके से लागू करना और किसान उसको चुप करके मान ले, मगर किसानों की तरफ से भी साफ कह दिया गया है वो चुप करके मानने वाले नहीं है और सीधा सीधा कृषि कानून को वापस कराना चाहते हैं। मगर देखना होगा कि दोनों ही तरफों से पहल कौन करता है और बीच का रास्ता निकालने की कौन कोशिश करता है, मगर अभी भी बीच का रास्ता नहीं निकलता नजर आ रहा है। जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आंदोलन खत्म कैसे होगा, कौन झुकेगा, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो इसी के साथ रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से पत्र लिखकर शर्जील उस्मानी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। फडणवीस ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र शर्जील उस्मानी ने 30 जनवरी 2021 को पुणे में आयोजित एल्गार परिषद में हिंदू समाज के खिलाफ जो आपत्तिजनक वक्तव्य दिया, उससे समस्त हिंदू समाज की भावना आहत हुई है। अपने पत्र में फडणवीस ने लिखा कि हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में कोई भी आए और यहाँ का माहौल खराब करके चला जाए, ये हमें मंजूर नहीं। शर्जील उस्मानी नामक दुर्भावना से युक्त युवा महाराष्ट्र में आकर हिंदू समाज को अपमानित करता है और उसके ऊपर अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा नहीं की जाती है, ये आश्चर्यजनक है। तो शर्जील उस्मानी के खिलाफ कार्रवाई की मांग देवेंद्र फडणवीस की ओर से की गई है। उस्मानी ने महाराष्ट्र का माहौल खराब किया और कोई भी आए महाराष्ट्र का माहौल खराब करके चला जाए, ये तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये देवेंद्र फडणवीस ने कहा है। उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा है। आपको बता दें पूर्व मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे हैं इस वक्त के मुख्यमंत्री, जिनको पत्र लिखकर शर्जील उस्मानी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। फडणवीस ने कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र शर्जील उस्मानी ने 30 जनवरी 2021 को पुणे में आयोजित एल्गार परिषद में हिंदू समाज के खिलाफ आपत्तिजनक वक्तव्य दिया, उससे समस्त हिंदू समाज की भावना आहत हुई है। अपने पत्र में फडणवीस ने लिखा कि हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में कोई आए और इस तरीके से माहौल खराब करके चला जाए, ये तो हमें मंजूर नहीं है। शर्जील उस्मानी नामक दुर्भावना से युक्त युवा महाराष्ट्र में आकर हिंदू समाज को अपमानित करा, ये देवेंद्र फडणवीस ने अपने पत्र में लिखा और तुरंत कार्रवाई की मांग उद्धव ठाकरे से की है। उसके ऊपर अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा नहीं की गई है, यह आश्चर्यजनक है। फडणवीस ने पत्र में लिखा कि उस्मानी ने महाराष्ट्र का माहौल खराब किया और अब जल्द कार्रवाई की मांग उस्मानी के खिलाफ फडणवीस ने की है। उस्मानी ने महाराष्ट्र का माहौल खराब किया, ये फडणवीस की ओर से कहा गया है और पत्र लिखकर उद्धव ठाकरे से कार्रवाई की मांग की है। और मुंबई से लाइव हमारे साथ मुरारी सिंह ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। मुरारी सिंह, आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहले पूरा मामला विस्तार से बताइए और अभी तक क्या सरकार की ओर से क्या इस पर कोई प्रतिक्रिया आई है? जी हिमांशी, आपको बता दें कि 30 जनवरी को महाराष्ट्र के पुणे में एल्गार परिषद का आयोजन किया गया था, जहां पर शर्जील ने जो है हिंदू देवी देवताओं की बात करे या हिंदू भावनाओं की बात करे उसे भड़काने की कोशिश की थी, जिसे लेकर के महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा है और उस पत्र में उन्होंने कहा है कि कैसे हिंदूवादी नेता हैं या आप कैसे हिंदूवादी पार्टी का कहते हैं और आपके राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य कहा जाता है और यहाँ पर आकर के इस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ बोला जाता है और आपकी सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। मैं मांग करता हूं कि आप तत्काल इस मामले में गंभीरता ले। वहीं महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी इस मामले में गंभीरता लेकर पुलिस को जांच के आदेश दिए थे, तो वहीं पुणे की पुलिस ने इस मामले में जो रिकॉर्डिंग थी, जो बयान जो है कि शर्जील ने दिया था, उसे सुनने के बाद अब FIR जाकर कहीं दर्ज की है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अभी कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। जी हिमांशी।
ठीक है, तो मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता है कि कार्रवाई कब से शुरू होगी, क्योंकि कोई स्टेटमेंट अभी तक सामने नहीं आया। वहीं पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है, क्या उस बारे में जानकारी मिल रही है? पुलिस किस किस पैमाने पर कार्रवाई कर रही है? देखिए हिमांशी, अभी तक पुणे पुलिस या पुणे कमिश्नर की तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है, क्योंकि देर रात एफआईआर दर्ज हुई है। देखना यह है कि इस एफआईआर में और कितने लोगों का नाम शामिल है, क्या आयोजकों का नाम शामिल है, या फिर उन्हें जिन लोगों ने आमंत्रित किया था उन लोगों का नाम शामिल है। ऐसे तमाम पहलुओं को भी पुलिस जहां खंगाल रही है, वहीं लोगों की निगाहें भी टिकी हुई है कि क्या शरजील ने जो पुणे एल्गार परिषद में जो भाषण दिया था वो वास्तव में विवादास्पद था, क्या उसने हिंदुत्व भावनाओं को भड़काने की कोशिश की थी। इन तमाम मुद्दों को लेकर के पुलिस जांच कर रही है। जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार पर विपक्ष हावी हुई है, और यही वजह है कि विपक्ष को हावी देख महाराष्ट्र सरकार आनन फानन में मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच कर रही है। जी हिमांशी, सवाल तो यहाँ पर यह भी है मुरारी सिंह कि विपक्ष के कहने पर एफआईआर दर्ज हुई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार को भी लग रहा है कि कुछ तो गलत हुआ है, तो वो विपक्ष को याद क्यों दिलाना पड़ा? क्या सरकार ने नहीं देखा था कि इस प्रकार की कोई घटना हुई है? देखिए हिमांशी, सबसे बड़ी बात है, पहली बार एल्गार परिषद जो है वो विवादों में नहीं आया है। इससे पहले भी कई बार इस तरीके की चीजें एल्गार परिषद में हुआ है, जिसे लेकर समय समय पर महाराष्ट्र सरकार कार्रवाई भी की है। लेकिन 30 तारीख को ये घटना घटती है और आज 3 तारीख होती है, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस, महाराष्ट्र सरकार इस मामले में कोई दखल अंदाजी नहीं देती है। सोशल मीडिया पर जब शरजील का वीडियो वायरल होता है और विपक्ष जब महाराष्ट्र सरकार पर दबाव बनाती है, तो आनन फानन में मामला दर्ज किया जाता है। इसे लेकर के अब राजनीतिक सियासत भी तेज हो गई है, तो कई ऐसे सवाल भी खड़े हो रहे हैं जो सरकार के मंशा के ऊपर शंका उठा रहे हैं। जी बिल्कुल, सरकार की मंशा पर तो सवाल उठेंगे जब सरकार को पता है इस प्रकार की घटनाएं पहले हो चुकी हैं और पहले भी इस तरीके के बयानबाजी सामने आ चुकी है, तो सरकार को तो और चौकस रहना चाहिए, पुलिस को भी चौकस रखना चाहिए, विपक्ष को तो मौका ही नहीं देना चाहिए। तो सरकार पर सवाल तो उठेंगे और मंशा पर भी सवाल उठेंगे कि आखिर कहीं उनकी शय में ही तो ये काम नहीं हो रहा। जी, जिस तरीके से पूरी घटना हुई है, एल्गार परिषद में लोग वहां आए हुए थे, सरकार को भी पता थी, पुलिस प्रशासन को भी पता थी कि इस एल्गार परिषद में कई ऐसे नेता यहाँ आएंगे, कई ऐसे प्रकार की बातें हो सकती है। देश भर में जहाँ किसान आंदोलन की राजनीतिक सियासत चल रही है, जहाँ महाराष्ट्र सरकार खुद किसानों के आंदोलन में है, और ऐसी परिस्थिति में इस तरीके का आयोजन किया जाता है और उसमें शरजील जैसे लोग आते हैं और वो अपने भाषण से यहाँ का माहौल खराब करना चाहते हैं। प्रशासन इस पर गंभीरता नहीं लेती है। बीजेपी नेता गिरीश समैया हो, बीजेपी नेता राम कदम हो और खुद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने, पहली बार ऐसा हुआ है महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी में उन्हें पत्र लिखना पड़ा है और उन्होंने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री से मांग की और आनन फानन में एफआईआर दर्ज हुआ। देखना ही होगा कि किन किन धाराओं के तहत इनकी गिरफ्तारी होती है और पूछताछ में क्या कुछ सच्चाई सामने आती है। जी हिमांशी, बिल्कुल, शरजील उस्मानी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, क्या उसके बाद उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया आई है कि उन्होंने धार्मिक भावनाओं को आहत करने का प्रयास नहीं किया? देखिए हिमांशी, अभी तक शरजील की तरफ से कोई स्टेटमेंट, कोई बयान नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से अपने भाषण में शरजील जो कि एल्गार परिषद में भाषण दे रहे थे और जिस तरीके से उन्होंने मुद्दे को उठाया है, कहीं न कहीं भावना भड़काने की बात थी। महाराष्ट्र में जिस तरीके से हालात अभी सामान्य है, ऐसी स्थिति में हालात बिगाड़ने की कह सकते हैं कि ये साजिश थी। बहरहाल इस मामले में पक्ष और विपक्ष दोनों अब तैयार हैं। देखना ही होगा कि क्या इस तरीके की गतिविधियों पर आगे अंकुश लगाई जा सकती है और क्या इस तरीके की बयानबाजी, इस तरीके के कार्यक्रम को रोका जाता है, इस पे भी नजर टिकी है। जी बिल्कुल, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, क्या दोनों की ओर से, नेताओं की ओर से कोई प्रतिक्रिया आई सामने? देखिए हिमांशी, बीजेपी इस मामले में पहले से ही गंभीर थी और जैसे ही ये वीडियो शरजील उस्मान का सोशल मीडिया पर आया,
बीजेपी ने सबसे पहले महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के ऊपर हमला किया। उन्होंने कहा कि जी। किस तरीके से व्यवस्थाएं संभाली जा रही है, कि इस तरीके से एल्गार परिषद वहां पर होता है और इतने लोग जमा होते हैं, उनके बीच में इतनी बड़ी बातें हो जाती है और गृह मंत्री को पता नहीं होता है और कोई मामला नहीं दर्ज होता है। अगर राम कदम की बात करें तो उन्होंने भी मुंबई पुलिस में अपनी शिकायत जो है दर्ज कराई है। उन्होंने आपत्ति जताई है कि जिस तरीके से उन्होंने हिंदुत्व भावनाओं को भड़काने की कोशिश की है, इस पर तत्काल कार्रवाई हो। बहरहाल बीजेपी लगातार इस मुद्दे को लेकर के महाविकास आघाड़ी पर हावी हो रही थी और वही महाविकास आघाड़ी जब इस पूरे मामले को मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में जब इसकी आवाज उठने लगी तो आनंद फानन में एफआईआर दर्ज किया गया है, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है कि इसमें कितने लोगों का नाम है और किन किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। जी हिमांशी। वही बीजेपी नेताओं की बयानबाजी पर क्या कुछ पलटवार हुआ है विपक्ष की ओर से? देखिए अभी तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन आज का जैसे जैसे दिन ढलेगा और नेताओं की प्रतिक्रिया आएगी उस पर संजय राउत चाहे शिवसेना प्रवक्ता हो, नवाब मलिक चाहे एनसीबी से हो या फिर कांग्रेस के नेता, इन लोगों की तरफ से बयानबाजी और बीजेपी के उन नेताओं के बयान पर जवाबवारी जरूर मिलेगी सुनने के लिए। लेकिन जिस तरीके से ये सारी घटना सामने आई है और बीजेपी जिस तरीके से आक्रामक हुई है उस पर अभी तक महाविकास आघाड़ी के नेताओं का कोई बयान नहीं आया है। जी हिमांशी। बिल्कुल, मामला चाहे कुछ भी हो, विपक्ष और सत्ता पक्ष में आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं। फिलहाल जो ये मामला सामने आया है, क्योंकि इसमें धार्मिक भावनाओं की बात हुई है, तो आम जनता का क्या इस पर कुछ कहना है? क्योंकि हिंदू की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का प्रयास एक बार फिर से हुआ है महाराष्ट्र में। जी हिमांशी, ये कहना गलत नहीं है। हर नाके नुक्कड़ चौराहे पर आज शरजील का जो वीडियो है वो काफी वायरल हुआ है और सोशल मीडिया के जरिए हर किसी तक पहुंचा है। टीवी न्यूज चैनलों पर लगातार शरजील के उस वीडियो से लोग खफा है। उनका कहना है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र पहले ही कोरोना काल में काफी जो है कि खराब स्थिति में था और अब धीरे धीरे रोजमर्रा जिंदगी पर पटरी लौट रही है और ऐसे में शरजील द्वारा इस तरीके का बयान कहीं न कहीं शांति व्यवस्था, यहाँ का माहौल बिगाड़ सकती है और ऐसे लोगों को महाराष्ट्र में न आने दिया जाए, ऐसे लोगों को इस तरीके का कार्यक्रम न करने दिया जाए। आम लोगों की ये मांग है, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके की बयानबाजी हुई है इसे लेकर के आम जनता में भी आक्रोश है। विपक्ष जहां सरकार पर हावी है वहां जनता में भी काफी नाराजगी है। जी हिमांशी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए और खबर को विस्तार से बताने के लिए। तो आम जनता में भी काफी गुस्सा इस वक्त देखने को मिल रहा है। इसी के साथ रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में किसान काफी समय से आंदोलन कर रहे हैं। वहीं अब किसान नेता राकेश टिकैत ने समर्थन में राजस्थान के किसान भी मैदान में उतर आए हैं। राजस्थान के बीजेपी नेताओं का सरकारी उद्घाटन पर आने से पहले उनका विरोध किया जा रहा है। बता दें कि श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ विधानसभा से बीजेपी विधायक संतोष बावरी ग्राम पंचायत रोजड़ी में उद्घाटन समारोह में पहुंची थी, जहां किसान नेताओं ने उनका घेराव करते हुए बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, जिसके चलते उन्हें बिना उद्घाटन किए ही समारोह से वापस जाना पड़ा। बीकानेर जिले से भी एक और ऐसा ही मामला सामने आया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बेटा रविशेखर मेघवाल बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बीकानेर रामपुरी बस्ती में एक मिठाई की दुकान पर उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेने पहुंचा था। उस दौरान रामपुरा बस्ती के लोगों सहित किसानों ने गो बैक के नारे लगाए। वहीं केंद्रीय मंत्री के बेटे को काले झंडे दिखाते हुए उनका विरोध किया। इस विरोध को देखते हुए मंत्री के बेटे वहां से भागने पर मजबूर हो गए और इस अपमान को देखकर मंत्री के बेटे ने बीकानेर रामपुरा बस्ती के लोगों सहित किसान नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। आपको बता दें, राजस्थान के किसान भी राकेश टिकैत के समर्थन में उतर आए हैं और दिल्ली कूच की तैयारी उन्होंने कर ली है। आज क्या है कि अर्जुन राम जी जो मंत्री हैं उनका लड़का बीजेपी का झंडा लगा के यहाँ उद्घाटन करने आया था मिठाई की दुकान का। हमारा ये निवेदन है कि जो बीजेपी सरकार है कृषि बिल लाई है वो गलत लाई है और लगभग क्या समझे ठंड में 150 से ज़्यादा किसान मर चुके हैं और इनको क्या है कि मिठाइयाँ खाने की सूझ रही है।
हमने विरोध प्रदर्शन किया है सभी मोहल्लेवासियों ने। हम किसान हैं, पूर्व पार्षद हूँ, व्यापार मंडल अध्यक्ष हूँ। जब तक किसानों की समस्या का हल नहीं हो जाता, ये बिल वापस नहीं होता, हम बीजेपी का झंडा डंडा कोई भी रामपुरा में नहीं घुसने देंगे। अगर घुसेगा तो विरोध करेंगे, जिस तरीके से करना पड़ा करेंगे, भली लाठी बरसाए, भली गवर्नमेंट मुकदमा करे, हमें कोई एतराज नहीं। तो क्या दीपक अरोड़ा जिंदाबाद। तो क्या जो केंद्रीय मंत्री हैं वो अगर यहाँ आते हैं तो उनका भी विरोध किया जाए? बिल्कुल उनका विरोध। और वो खुद गलत है। सरकारी गाड़ी लेके, जो केंद्र की गाड़ी है वो लेके आने का क्या अधिकार है उनको? यहाँ पे मोदी जी का झंडा लगा के, यहाँ बीजेपी का झंडा डंडा कोई भी आए, मंत्री क्या प्रधानमंत्री आए, उनका विरोध होगा और जूतों की से स्वागत होगा। मांग है किस लिए आप लोगों ने पुतला दहन किया? मोदी सरकार द्वारा 3 जो किसान विरोधी कानून लेकर आए हैं, उनके विरोध में पूरे देश के किसान जगह जगह धरने पर बैठे हैं। दिल्ली में पिछले 2 महीने से ज़्यादा से इस ठंड में किसान वहाँ धरने पर बैठे हैं, मगर मोदी सरकार उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। क्योंकि मोदी का एक ही मकसद है कि अडानी और अंबानी को उनको पनपाना है, उनको उद्योगपतियों को पनपाना है और किसानों को बर्बाद करना है, किसानों को ख़त्म करना है। उनको लेकर मोदी जी टस से मस नहीं हो रहे हैं। और किसानों का बड़ा जो मुद्दा है, ये पूरे देश में ज्वलंत मुद्दा है और किसान पूरा आग बबूला है। आप सबने देखा है कि किसानों को मारने के लिए पुलिस के अलावा बीजेपी के लोग भी बड़ी तादाद में किसानों को मारने के लिए डंडे और लाठी लेकर पहुंचे थे और उनके साथ मारपीट की थी। इससे बुरी घटना, उससे पूरी तरह हम सभी निंदा करते हैं और पूरा देश इस घटनाक्रम से पूरा आक्रोशित है। इसको लेकर पूरे देश में भी आक्रोश है। यूथ कांग्रेस द्वारा, आज बीकानेर यूथ कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया गया है और मोदी का यहाँ पर पुतला जलाया गया है। और हमने मांग करी है कि ये जो तीनों कृषि काले कानून है, उनको जल्द से जल्द वापस लिए जाए और किसान जो वहाँ पर बैठे हैं, जिनको शर्मिंदा किया गया है, उनसे माफ़ी मांगे। जिनके साथ बीजेपी के लोगों ने मारपीट की है, उनसे बीजेपी और मोदी जी माफ़ी मांगे और तीनों जो कानून है वो वापस ले और एमएसपी को कानून बनाए। ये सभी मांगे जो किसानों की है वो पूरी करें। उनको लेकर आज हमने प्रदर्शन किया है और मोदी का पुतला दहन किया है यूथ कांग्रेस बीकानेर द्वारा। संयुक्त किसान मोर्चा ने आने वाली 6 फरवरी को पूरे देश में नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे का काम कर रहे हैं, उन्हें बंद करने का आह्वान किया है। पूरे देश के किसान नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे को बंद करेंगे। साथ ही शाजापुर बॉर्डर पर एक और घटना हुई है कि हरियाणा और पंजाब के पश्चात दूसरे राज्यों में जहाँ टोल फ्री नहीं हुए हैं, वहाँ टोल फ्री नहीं करवाया जाएगा। इस तरह से 6 फरवरी का पूरा कार्यक्रम पूरी तरह से इस आंदोलन के अलग अलग चरणों में पहले भारत बंद हुआ था। अब यदि एक अगला चरण सरकार इसी तरह से अपनी जैसे अलग अलग चरण से किसान पूरे देश के और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भवानी सिंह लाइव जुड़ गए हैं। भवानी सिंह, सबसे पहले तो मामले में आपसे अपडेट चाहेंगे। किसान जो चक्का जाम करने को लेकर जैसे ऐलान किया, राजस्थान के जितने भी किसान हैं वो बिल्कुल उनके समर्थन में उतर गए हैं और बीजेपी के खिलाफ में किसी भी मतलब अपने उद्घाटन कार्यक्रम में उनका विरोध किया जा रहा है और उनको वहां से भगाने के लिए किसान मोर्चा मतलब जो जितने भी किसान के नेता हैं वो वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर वहाँ पर बीजेपी नेताओं को भागने पर मजबूर किया जा रहा है। अगर बीजेपी का कोई भी नेता अगर अपने बैनर का झंडा लेके आएगा तो उसको उद्घाटन में समारोह में शामिल किया जाएगा। अगर वर्तमान कोई सांसद है या अपने विधायक है राजस्थान का, तो बिल्कुल वहाँ पे उनको नारेबाजी कर अपने वहाँ से भगाने को मजबूर किया जा रहा है। जी, दिल्ली कूच को लेकर क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि किसान दिल्ली कूच करने वाले राकेश टिकैत के समर्थन में? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, कहीं ना कहीं मतलब अपने राजस्थान में एक वित्त मंत्री द्वारा जो बजट की घोषणा हुई है उसको लेकर कहीं ना कहीं एक आस थी, लेकिन वो आस बिल्कुल बीजेपी सरकार द्वारा खत्म कर दी गई है। किसानों को कुछ नहीं मिला, इसलिए उन्होंने बिल्कुल किसान मोर्चा में जो अपने बैठे हैं राकेश टिकैत, उनके समर्थन में बिल्कुल ये निकल पड़े हैं और दिल्ली कूच के लिए ये यहाँ से रवाना भी हो जाएंगे। और काफी मतलब सैकड़ों में किसान भी है और आम जनता भी जुड़ी है, क्योंकि किसान जो धरने पे बैठा इतने दिनों से और
आज उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। कोई उनको आतंकवादी कह रहा है तो कोई और ही बता रहा है खालिस्तान के झंडे लेके बैठे हैं। इतनी सारी बातें। अब किसानों की, राजस्थान में किसानों की आंखें खुल गई है और वो बिल्कुल जो किसान नेता राकेश टिकैत के समर्थन में उतर गए हैं और बिल्कुल इन्होंने एक ऐलान भी कर दिया है कि अपने 6 फरवरी को चक्का जाम किया जाएगा। जगह जगह धरना प्रदर्शन की तैयारी में किसान लग गए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी देने के लिए मुरारी सिंह। तो राम मंदिर को लेकर चलाए जा रहे निधि समर्पण अभियान को लेकर विवादित बयान देते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने कहा कि बीजेपी नेता घर घर जाकर मंदिर के निर्माण के लिए चंदा मांग रहे हैं, जो कि दिन में तो चंदा मांगते हैं और शाम को नदी के पास जाकर दारू पीते हैं। और ये विवादित बयान सामने आया है एमपी के भोपाल से। पहले भी मंदिर को लेकर चंदा मांगा था, उसका हिसाब दो, तो हिसाब मांगते हुए कांतिलाल भूरिया यह विवादित बयान दिया है कि बीजेपी के नेता पहले तो चंदा मांगते हैं, उसके बाद शाम को जाकर दारू पीते हैं। आज हमारी बड़ी बड़ी योजनाएं बंद करते जा रहे। अब क्यों मौन है? भाजपा वाले, उनका तो एक ही काम, राम नाम जपना, परामाल अपना। वो परामाल खा के चंदा कर अरबों रुपया इकट्ठा किया था और कहते थे हम कसम खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। कहते थे ना, कसम खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। अरबों, हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा किया था, उसका हिसाब नहीं दे रहे। वो हिसाब दो और वो पैसा सीधा मंदिर के ट्रस्ट में जमा करें। हजारों करोड़, वो पैसा कहाँ गया? ये भाजपा दबा के बैठी है। और फिर अब घर घर भाजपा के छूट भये नेता जा रहे हैं, मंदिर बनाना, मंदिर बनाना, पैसा इकट्ठा कर रहे और वो फिर शाम को जाके नदी पे जाके दारू पी रहे। वो भगवान मंदिर के बनाने की बात कर रहे हैं। खानला की एक बेटी के साथ में दुष्कर्म हुआ, उसको लेकर खानला के पूर्व विधायक और वरिष्ठ भाजपा नेता के द्वारा ये बयान दिया गया है कि किसान लोग जो है शोक से ये बना नेता नहीं है, ये दलाल है। अब हमारे आदिवासी कोई मजबूरी करने के जाके मजदूरी करे तो क्या शौक से जा रहे हैं वो? अब यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार क्यों नहीं रोजगार खोल रही? यहाँ पे कांग्रेस सरकार धन होती तो हम बड़े बड़े राहत कार्य शुरू कर देते हैं। जितने ताल तो पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने कहा कि बीजेपी नेता घर घर जाकर मंदिर के निर्माण के लिए चंदा मांग रहे हैं। ये विवादित बयान दिया है राम मंदिर को लेकर चलाए जा रहे निधि समर्पण अभियान को लेकर विवादित बयान देते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने कहा बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाए घर घर जाकर मंदिर के निर्माण के लिए चंदा मांग रहे हैं। और ये विवादित बयान एक बार फिर से सामने आया है राम मंदिर निर्माण को लेकर। बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाते हुए ये कहा है कि दिन में तो चंदा मांगते हैं, शाम को नदी के पास जाकर दारू पीते हैं। पहले भी मंदिर को लेकर चंदा मांगा था, पहले उसका तो हिसाब दो, हिसाब मांगते हुए यहां पर साफ दिखाई दिए हैं। तो कांतिलाल भूरिया का यह विवादित बयान सामने आया है जहां पर उन्होंने बीजेपी के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और हमारे साथ लाइव शैलेंद्र जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। शैलेंद्र, सबसे पहले तो पूरा मामला विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल हिमांशी, बताना चाहूंगा कि लगातार जिस तरह से बीजेपी कार्यकर्ता और आरएसएस कार्यकर्ता द्वारा पूरे प्रदेश भर में राम मंदिर को लेकर यहाँ पर चंदा लिया जा रहा है। कई ऐसे मामले सामने आए जहाँ पर अवैध तरीके से चंदे के मामले भी सामने आए, जिसपे मामले दर्ज भी हुए। उसी को लेकर आज कांग्रेस के जिस तरह से प्रदेश पदाधिकारी कांतिलाल भूरिया द्वारा बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा चंदा मांगने को लेकर एक बयान दिया और जिसमें वहां पर दिन में चंदा मांगना और शाम को नदी किनारे शराब पीने जैसे मामले को उठाया गया। तो वहीं पर बीजेपी के तमाम मंत्रियों पर वरिष्ठ जन इसको घेरते नजर आए। चाहे भाई रामेश्वर शर्मा की बात करें तो बॉटम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने द्वारा कांतिलाल भूरिया के बयान को लेकर बावर और यहाँ पर तमाम ऐसे लोगों का तुलना कर दी कि यहाँ पर हिंदू धर्म के लेकर कांग्रेस के लोग यहाँ पर विवादित बयान देते नजर आ रहे हैं। तो साफ है कि रामेश्वर शर्मा हो चाहे विश्वास सारंग हो, वो सीधे तौर पर कांग्रेस को इस मामले विवादित बयान पे घेरते नजर आ रहे हैं। लेकिन हिमांशी, यहाँ पर बड़ा सवाल यहाँ उठता है कि जिस तरह से जगह जगह राम मंदिर के नाम पे चंदा बीजेपी द्वारा तो मांगा ही जा रहा है, साथ साथ में कुछ ऐसे असंगठित संगठन यहाँ पर सक्रिय है जो केवल और केवल चंदे के नाम पर वसूली करते नजर आ रहे हैं। कई लोग चाहे वह फुटकर व्यापारियों की बात करें या उन पर दबाव बनाने की बात करें, तो इन
तमाम मुद्दों पे कहीं ना कहीं कांग्रेस द्वारा जिस तरह से बयान दिया गया और बीजेपी की सोच समझी रणनीति के तहत उनको घेरते नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर साफ है कि चंदे के नाम पर राजनीति अब गर्माती आ रही है प्रदेश में। हिमांशु, बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यही है कि राम मंदिर को भी अब नहीं बख्शा जा रहा, उस पर भी सियासत और मंदिर के चंदे के नाम पर सियासत। हालांकि अराजक तत्वों की बात पहले भी हुई थी, कुछ इस प्रकार के लोग हैं जो अवैध तरीके से इस प्रकार से धंधा जो है बना रखा है मंदिर के नाम पर चंदा मांगने का, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, ठीक है, लेकिन इस प्रकार से आप आपस में सत्ता पक्ष का और विपक्ष का इस प्रकार से बयानबाजी, विवादित बयान देना कहां तक वाजिब है? तो ये राजनीति का स्तर तो गिरता जा रहा है ना। बिल्कुल हिमांशु, बात को नकारा नहीं जाएगा। जिस तरह से चंदे के नाम पे लगातार खासतौर पर व्यापारियों को, यहाँ पर फुटकर व्यापारियों को टारगेट किया और कोरोना काल में यहाँ पर बेहाल बेपटरी हो चुकी अर्थव्यवस्था पे स्थिति लोगों पर मार पड़ रही है। प्रदेश में लंबे टैक्स से भी जनता जूझती नजर आ रही है, जहाँ पर दुगने और तिगने टैक्स यहाँ वसूले जाते हैं, चाहे वो पेट्रोल डीजल की बात हो, चाहे वो शराब की बात हो, या वहां पर अन्य टैक्सों की बात हो। तो दुगने तिगने ये टैक्स झेलना भी आम जन के लिए भारी पड़ रहा है, और जब रोजगार की कोई स्थिति निर्मित नहीं होती है और वहीं पर अगर चंदे के नाम पर दबाव और ऐसे मामले सामने आते हैं, तो निश्चित ही ये शर्मसार करने वाले चीजें हैं। चूंकि अभी लोगों को अपने जीवन को व्यवस्थित करने के लिए काफी और जद्दोजहद करनी पड़ रही है, और कई योजनाएं जो प्रदेश सरकार की पूर्व बंद होने की थी, उसको सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार उसको पुनः चालू कर रहे हैं, लेकिन उन योजना में फलिता भी जिम्मेदार लगा रहे हैं। सीएम हेल्पलाइन में ऐसे हजारों सैकड़ों मामले पेंडिंग रहते हैं, जिसको लेकर भी सरकार यहाँ पर कटिबद्ध है, और ऐसे उनके जो चाहे वह बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लाभ देने की बात हो या फिर ऐसे जिम्मेदारों को लाभ देने की बात हो, सीधे तौर पर उनको लाभ मिल रहा है। उसको लेकर एक डिजिटल के तहत जनधन योजना के तहत ऐसे लोगों को लाभान्वित करने के लिए सीधे जनधन योजना में खाते डालने की बात सरकार करती नजर आ रही है, लेकिन ग्रामीण स्तर पर किसानों की स्थिति काफी दयनीय हो चुकी है। अगर यह चंदा वसूली अभियान ग्रामीण स्तर पर होता है तो निश्चित ही शर्मसार करने वाली बात है, और ऐसे कौन से संगठन है जो चंदा वसूली कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी देने के लिए शैलेंद्र पराशर। तो आपको बता दें, चंदे के नाम पर भी अब राजनीति हो रही है। हालांकि चंदा तो अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार दिया जाता है मंदिर निर्माण में, लेकिन वो भी मांगा जा रहा है और विपक्ष को भी यही मुद्दा मिला हुआ है। तो कहीं ना कहीं बड़ा ही शर्मसार ये है कि चंदे के नाम पर अब राजनीति हो रही है, जबकि मुद्दे तमाम है। इसी के साथ रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के सुकमा में जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री का प्रवास था, वहीं जवानों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। सुकमा जिले के मिनपा के जंगल में माओवादियों के द्वारा लगाए गए 5-5 किलो के 2 आईईडी बम को सुरक्षा बल के जवानों ने सर्च अभियान के दौरान बरामद किया। वहीं बरामद दोनों आईईडी बम को मौके पर सुरक्षित डिफ्यूज कर दिया गया। सोमवार को सीआरपीएफ के जवानों को इलाके में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन के लिए सीआरपीएफ 150 वाहिनी और कोबरा 206 बटालियन के जवानों की टीम को संयुक्त कार्रवाई के लिए रवाना किया गया। वहीं सर्चिंग करते हुए माओवादियों द्वारा लगाए गए एक के बाद एक 5-5 किलो के 2 आईईडी बम को बरामद कर लिया गया। जवानों ने दोनों आईईडी बम को मौके पर ही नष्ट कर दिया। सुरक्षा बल के जवानों ने सूझबूझ से नक्सलियों के नापाक मंसूबों को विफल कर दिया। तो सुरक्षा बलों ने 2 आईईडी बमों को डिफ्यूज किया और नक्सलियों की साजिश को नाकाम करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। सूचना पर सुरक्षा बलों ने यह कार्रवाई की और बड़ी सफलता यहां पर छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों को हाथ लगी है, जिन्होंने 2 आईईडी बम को डिफ्यूज किया है। सीआरपीएफ के जवानों को इलाकों में माओवादी की सूचना मिली थी, जिसके बाद सर्चिंग अभियान चलाया गया और 2 आईईडी बम मिले, जिन्हें समय रहते डिफ्यूज कर दिया गया। तो बड़ी कामयाबी यहां पर कहेंगे सुरक्षा बलों की छत्तीसगढ़ के सुकमा में, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री का प्रवास था, वहीं जवानों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। सुकमा जिले के मिनपा के जंगल में माओवादियों के द्वारा लगाए गए 5-5 किलो के 2 आईईडी बम को सुरक्षा बलों के जवानों ने सर्च अभियान के दौरान डिफ्यूज किया। तो यहां पर बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली है। तो छत्तीसगढ़ के सुकमा में प्रदेश के मुख्यमंत्री का प्रवास था, वहीं जवानों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही है
कि मुख्यमंत्री का प्रवास था वहां पर और इस तरीके से बम मिलना। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एसडी राज हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। एसडी राज, आपसे जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री के प्रवास के पास इस तरीके से मिलना बम, नक्सलियों की बड़ी साजिश, हालांकि सुरक्षा बलों की ओर से नाकाम कर दी गई है, लेकिन फिलहाल बहुत बड़ा खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि छत्तीसगढ़ में 2 दिन के प्रवास पे सीएम भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री जो प्रवास पे थे, इस दौरान जब सुकमा का जो दौरा था, सुकमा दौरा के दौरान इनको जब वहाँ पे सीआरपीएफ की जो जवान सर्चिंग में निकली हुई थी और जहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था को कड़ी नजरों में ध्यान देते हुए सुरक्षा कर रहे थे, तो वहाँ पे 5-5 किलो का दो जगह से बम निकला। बम निकलने से ये तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि सीएम भूपेश बघेल जी का जो दौरा था उसको कहीं ना कहीं त्रुटि पहुंचाने, दिक्कत पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं रणनीति अपनाई थी नक्सलियों ने, और जिस रणनीति को इन लोग ने बेनकाब कर दिया है पुलिस विभाग और सीआरपीएफ के जवानों ने। जी, मैं जैसे आपको बताना चाहूंगा, इससे पहले भी बीजापुर में भी ऐसी कुछ घटनाएं हुई थी, दंतेवाड़ा में भी घटनाएं हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस विभाग और सीआरपीएफ के जवान इस घटना को अंजाम देने के लिए जो नक्सलियों ने ऐसा कारनामा हरकत करते हैं, इसको निष्क्रिय करने में सक्रिय रहे हैं। जी बिल्कुल, सुरक्षा बलों ने तो बड़ी कार्रवाई की है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि खतरा अभी भी मंडरा रहा है, क्योंकि माओवादी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। हालांकि सुरक्षा बल भी उनसे लड़ने में पूरी तरह से सक्षम है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल राजधानी लाइव में इतना ही। आप देखते रहें ANB न्यूज। नमस्कार।